जी हां दोस्तों, देश के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को लेकर वर्ल्ड मीडिया पर एक नज़र। अनंत राधिका की शादी पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन। एनवाईटी ने लिखा, राजा महाराजाओं का दौर वापस लाए अंबानी। गार्जियन ने कहा, तमाशे में 5,000 करोड़ खर्च, किसने किया लिखा जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इसी के साथ बताएंगे, नेपाल में गिरी प्रचंड की सरकार, फ्लोर टेस्ट हारने के बाद पीएम पद से दिया इस्तीफा। चीन समर्थक ओली बन सकते हैं प्रधानमंत्री, भारत के लिए भी क्यों है झटका। तो दोस्तों, सब कुछ हम आपको आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ शादी की है। इस शादी में न सिर्फ भारत बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी शामिल रही है। विदेशी मेहमानों का जिक्र करें तो पूर्व ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर समेत कई अन्य हाई प्रोफाइल हस्तियां पहुंची। विदेशी मीडिया भी इस शाही शादी पर नजर बनाए हुए हैं। एनवाईटी, द गार्जियन, बीबीसी, CNN ने शादी में हुए खर्च और लंबी टाइमिंग को लेकर हैरानी जताई है। जानते हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा है। भास्कर के मुताबिक CNN ने लिखा, इतनी लंबी शादी नहीं देखी। दरअसल CNN ने लिखा है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का वैवाहिक समारोह 29 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो जुलाई में भी जारी है। भारत में शादी समारोह कई दिनों तक चलते हैं, मगर 7 महीने तक चलने वाली शादी शायद कभी देखी या सुनी गई हो। इस रिपोर्ट में 29 दिसंबर को हुई सगाई से लेकर 12 जुलाई की शादी तक हुए हर इवेंट के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अनंत अंबानी और राधिका की शादी को लेकर लोगों में उत्साह है, लेकिन पीछे कुछ आलोचनाएं भी है। आलोचकों के मुताबिक ये शादी अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती हुई असमानता की ओर इशारा करती है। अंबानी परिवार को इसका एहसास है, इसलिए उन्होंने कुछ समारोह से पहले दान पुण्य के भी काम किए हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने 50 वंचित जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया था। इन जोड़ों को आभूषणों के साथ साथ 1 साल के लिए घरेलू सामान और किराने का सामान गिफ्ट किया गया। गार्जियन ने लिखा, तमाशे पर 5,000 करोड़ खर्च। दरअसल ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने अंबानी परिवार की तुलना ब्रिटेन के शाही परिवार से की है। विंडसर ब्रिटेन के शाही परिवार का अंतिम नाम है और इसका नाम शाही निवास के नाम पर रखा गया है। अखबार ने लिखा है कि मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर शख्स है। उन्होंने कुछ सालों में बेतहाशा खर्च किया है। उनका घर इंटीरियर दुनिया का सबसे महंगा घर है। 2018 में उनकी बेटी की शादी पर 800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया था। इतना पैसा आज तक भारत में किसी भी शादी में खर्च नहीं हुआ। अब उनके छोटे बेटी की शादी हो रही है, जिसका उत्सव कई महीनों से जारी है। ब्रिटिश अखबार ने लिखा है कि 5 महीने से भी अधिक समय तक चल रहे इस तमाशे में 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हालांकि ये एक बड़ी रकम है, मगर अंबानी की संपत्ति का सिर्फ 0.5% है। बीबीसी ने लिखा, पूरी दुनिया अंबानी को जान गई। दरअसल बीबीसी ने लिखा है कि अंबानी के पास कितनी संपत्ति और उनकी क्या हैसियत है, इससे भारत के लोग अनजान नहीं है। लेकिन इस आयोजन के बाद से बाकी दुनिया भी उनके बारे में जान गई है। अब तो लगता है कि अंबानी परिवार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वेबसाइट में आगे लिखा है कि भारत में भी भव्य शादियां कोई नई चीज नहीं है। अमेरिका के बाद विवाह समारोह पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश भारत ही है, लेकिन हाल के समय में ऐसे आयोजनों में खर्च करने की ट्रेंड बढ़ी है। बीबीसी में शोभा डे लिखती है कि आज के दौर में अरबपति नए महाराजा है। लेखिका कहती है कि भारतीयों को अंग्रेजों की ही तरह हमेशा से ही धूमधाम और दिखावटीपन पसंद रहा है, और अंबानी की जितनी संपत्ति है ये शादी तो उसी हिसाब से हुई है। एनवाईटी ने लिखा, शानो शौकत का दौर वापस आया। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि 1971 में जब इंदिरा गांधी ने संविधान में बदलाव कर प्रीवी पर्स लागू किया और खजाने का राष्ट्रीयकरण कर दिया, तब राजा महाराजा हो या निजाम नवाब, सभी अपने गहनों को छुपाने में लग गए। भारत में शाही स्तर पर शान शौकत लगभग गायब सी हो गई, लेकिन अंबानी परिवार ने यह दौर बदल दिया है। अमेरिकी अखबार लिखती है कि अंबानी की अपार लोकप्रियता के बाद भी उन्हें बाहरी दुनिया में कम ही लोग जानते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। दुनिया भर में उनकी ही चर्चा है।
एनवाईटी ने आगे लिखा है कि अनंत राधिका के प्री वेडिंग समारोह में रिहाना की मौजूदगी ने भले ही सुर्खियां बटोरी हो, मगर जिस तरह के गहने अंबानी परिवार ने पहने थे वो 100 साल पहले राजा महाराजाओं के आयोजनों में ही दिखता था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ये शाही शादी अंबानी फैमिली के बेहद ताकतवर होने का संकेत है, जिसमें बॉलीवुड सितारों से लेकर देश के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं तक सभी उनके इशारे पर चलते हैं। वैसे दोस्तों, इस पर आपका क्या रिएक्शन है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक वो संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे। वो सिर्फ 1 साल 6 महीने ही प्रधानमंत्री रह पाए। फ्लोर टेस्ट में उन्हें 275 में से सिर्फ 63 सांसदों का साथ मिला। नेपाल की नेशनल असेंबली के 194 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। उन्हें सरकार बचाने के लिए 138 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। दरअसल इस महीने की शुरुआत में चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML ने प्रधानमंत्री प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। नेपाल के संविधान के आर्टिकल 100 यानी 2 के तहत उन्हें 1 महीने में बहुमत साबित करना था, लेकिन वो 12 जुलाई को इसमें फेल हो गए। अब सवाल यह कि नेपाल में आगे क्या होगा। दरअसल संसद में स्पीकर देवराज घिमरे ने जैसे ही प्रचंड के विश्वास मत में असफल होने की घोषणा की, वहां मौजूद सांसद केपी ओली को बधाई देने लगे। ओली और देवबा जल्द ही मिलकर सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के पास जाएंगे। दोनों दलों के पास संसद में कुल 167 सांसदों का समर्थन हासिल है। नेपाली संविधान के मुताबिक नई सरकार को अपने गठन के 30 दिनों के भीतर संसद में विश्वास मत जीतना होता है। ओली की पार्टी CPN-UML ने देश की सबसे बड़ी पार्टी शेर बहादुर देवबा के नेपाली कांग्रेस से गठबंधन करने का फैसला किया है। बता दें कि शेर बहादुर देवबा को भारत समर्थक माना जाता है, वहीं ओली चीन के करीबी माने जाते हैं। देवबा और ओली के बीच में प्रधानमंत्री पद को लेकर बातचीत हुई है। काठमांडू पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि नई सरकार में 1.5 साल तक केपी शर्मा ओली PM बनेंगे। इसके बाद बचे हुए कार्यकाल तक देवबा प्रधानमंत्री बनेंगे। केपी ओली 4 साल बाद PM पद पर वापसी करेंगे। इससे पहले 2018 से 2021 तक प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर ओली और प्रचंड के बीच के रिश्तों की कहानी के बारे में भी बात करना जरूरी है। दरअसल 2015 में नेपाल में नया संविधान लागू हुआ, चुनाव हुए और केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जुलाई 2016 में सहयोगियों के समर्थन वापस लेने से उनकी सरकार गिर गई। सरकार गिरी तो ओली ने इसमें भारत का हाथ बताया, क्योंकि भारत ने नेपाल के नए संविधान में मधेशी और थारू लोगों की मांगों को शामिल नहीं करने पर विरोध दर्ज कराया था। दोबारा चुनाव हुए तो ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML और पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी ने गठबंधन सरकार बने। दोनों को मिलाकर सदन में 2/3 बहुमत मिला। 2018 में दोनों पार्टियों का विलय हो गया और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी NCP अस्तित्व में आई। 275 सदस्यों के सदन में NCP के 173 सांसद हैं। 31 महीने बाद एक बार फिर इस पार्टी के 2 धड़े हो गए हैं। प्रचंड सक्रिय राजनीति में आने से पहले 1996 से 2006 तक नेपाल में सशस्त्र माओवादी आंदोलन का हिस्सा रहे। वहीं ओली हिंसात्मक आंदोलन के धुर विरोधी नेताओं में से एक रहे। मीडिया ने यह भी सवाल उठाया है कि ओली के प्रधानमंत्री बनने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों पर थोड़ा असर पड़ सकता है। केपी ओली सरकार में ही नेपाल ने अपना एक नक्शा जारी किया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। नेपाल ने मई 2020 में अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा इलाके को नेपाल की सीमा में दिखाया गया था। भारत ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी और इस नक्शे को मानने से इनकार कर दिया था। इस बार सरकार में नेपाली कांग्रेस भी है। इस पार्टी का संबंध भारत से अच्छा है। नेपाली कांग्रेस डिप्लोमेसी के जरिए समस्या का समाधान ढूंढने पर जोर देती है। ऐसे में नई सरकार भारत के साथ रिश्ते में अधिक बदलाव कर पाएगी, इसकी संभावना कम है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।